हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 9 का सोशल स्टडी को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री को। और हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 में है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उस सारे प्रश्न को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं और उस सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानते हैं। फ्रांस की राजक्रांति के कारण और परिणाम का क्या था, कि किस कारण से हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ, इस पर क्या प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति से। तो 1789 में 1789 ईस्वी में फ्रांस के राज क्रांति हुई, जिसने पूरे यूरोप में परिवर्तन ला दिया। और इसने एक युग को, जो फ्रांस की राजक्रांति ने एक युग को विदा करके दूसरे युग के आगमन की सूचना दी। और फ्रांस की राजक्रांति होने का कई कारण था, कई कारण से क्रांति हुई थी। तो जैसे हो गया राजनीतिक कारण, हो गया सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। तो ये सब का एक कारण था। तत्कालीन कारण के बारे में हम लोग जानते हैं कि तत्कालीन कारण जो था, लुई 16वां एक आयोग शासक था। उसने तत्कालीन परिस्थितियों को संभालने की ताकत नहीं थी उसमें, लुई 16वें में। और फ्रांस पर भीषण आर्थिक संकट मंडरा रहा था। राजा ने 1 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई और उसी दिन से फ्रांसीसी क्रांति का श्री गणेश हुआ। तो ये फ्रांसीसी क्रांति जो 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, तो उसी के काल में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। 1 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई और उसी दिन से फ्रांसीसी क्रांति की श्री गणेश हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के जो परिणाम थे वो थे, समानती प्रथा का अंत हो गया, मध्यम वर्ग के प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, सामाजिक विषमता का भी अंत हुआ, सर्वसाधारण की राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। नेपोलियन कोड भी आया इस क्रांति के कारण। नेपोलियन कोड को, जो फ्रांसीसी क्रांति का अनमोल देन कहा गया है, फ्रांसीसियों ने फ्रांस के विभिन्न कानूनों का संग्रह कर एक ग्रंथ संकलित किया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन कोड कहते हैं। तो और इसके बाद नागरिक स्वतंत्रता की भी स्थापना हुई। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद, और धार्मिक सहिष्णुता, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना का भी विकास हुआ। और इसका कई प्रभाव, इसका प्रभाव भी पड़ा। तो प्रभाव के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने सारे संसार को झकझोर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ फ्रांसीसी क्रांति का कि सारे संसार का यह क्रांति झकझोर को रख दिया। आने वाले वर्षों में संसार के अनेक हिस्सों में इसका सीधा प्रभाव पड़ा। और फ्रांस की तरह यूरोपीय देशों में भी यह भाव फैला कि जन्म की अपेक्षा व्यक्तिगत योग्यता जो होती है, तो व्यक्तिगत योग्यता तथा प्रतिभा के आधार पर ही किसी की उन्नति हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के अन्य देशों में प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए सभी द्वार खुल गए। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम और उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जाने। तो इसके अगर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप लोग को जानना है तो आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा। हम डिटेल में फ्रांसीसी क्रांति के लेकर के आएंगे, उसका परिणाम और प्रभाव को कि क्यों हुआ था। तो आज हम थोड़ा सा इस चैप्टर पढ़ने से पहले फ्रांसीसी क्रांति को जानकारी लिए, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाने। तो आइए इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सन 1774 में यानी 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। और जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा हुआ था तो राजकोष खाली था और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से दबा था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे।
तो पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, 60% जमीन और कुलीन थे। जमीन पर कुलीनों का अधिकार था, तो कुलीन वर्ग थे, और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो प्रथम 2 स्टेट जो कुलीन वर्ग हुए, कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज को दिए जाने वाला कर से छूट, यानी उनको कर, राज द्वारा जो कर लिया जाता था उस कर को नहीं देना पड़ता था, तो कर को छूट उन लोग को दिया गया था, पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग को। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूला करता था। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा था। टाइद के रूप में कर लिया जाता था, एक प्रकार का धार्मिक कर था टाइड, जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, चर्चों से के रूप में वसूलते थे, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष का टाइल भी देना पड़ता था। टाइड के साथ साथ जो धार्मिक कर था उसके साथ साथ प्रत्यक्ष कर भी दिया जाता था, जिसको टाइल के नाम से जाना जाता था। टाइल प्रत्यक्ष कर था और टाइल धार्मिक कर था। विश्व की सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को जाता है, और फ्रांस की क्रांति ही सामाजिक संरचना में पूरे विश्व में एक आमूल परिवर्तन लाया। तो लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई, और 21 जनवरी 1793 ईस्वी में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। लुई 16वें की फांसी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लुई 16वें की फांसी कब दी गई थी, तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को सार्वजनिक रूप से उसको फांसी दे दी गई। लुई 16वें को, जो वहाँ का शासक था फ्रांस का, सन 1793 ईस्वी से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, और जैकोबिनों को शौकुलात के नाम से जाना जाता था। जैकोबिन को शौकुलात के नाम से जाना जाता था। शौकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। उनका स्वतंत्रता का प्रतीक था लाल रंग की टोपी, जो शौकुलातों द्वारा जैकोबिन क्लब के जो लोग थे उन्होंने टोपी को पहना करते थे। लाल कलर का टोपी था। 21 सितंबर 1992 में 1992 ईस्वी को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार, गणतंत्र के बारे में बता रहा है कि गणतंत्र सरकार का वह रूप जहां सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा कराए जाते, उसी को गणतंत्र कहा जाता है। तो गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ। रॉबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन को गिलोटिन कहा जाता था। गिलोटिन एक मशीन था जिसको सजा सुनाया जाता था, यानी गर्दन से धड़ को अलग कर दिया जाता था, धड़ से गर्दन को अलग कर दिया जाता था। एक मशीन गिलोटिन उसका नाम था, तो गिलोटिन कहा जाता था। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम से पड़ा था, गिलोटिन। रॉबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1994 में 1994 ईस्वी में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया। गिलोटिन यानी सर से धड़ को अलग कर देना। गिलोटिन एक मशीन था जिसे सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बना और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरों के आपसी झगड़ों से नहीं चला और फिर सैनिक तानाशाही नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। और इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में डिटेल में हमने 2 वीडियो में अपलोड किया है। आप जा करके उसको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप डिटेल में उस वीडियो को देखिए और जानिए। नेपोलियन बोनापार्ट का पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा।
अब है इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। जैसे पहला हुआ है, लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी और उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। दूसरा है, मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। तीसरा है कि किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी और खाने पीने की वस्तुएं असमान थी, यानी महंगाई इतने ज़्यादा बढ़ गया था कि वहाँ की जनता महंगाई से त्रस्त थी, परेशान थी। तो यह भी एक कारण बना था फ्रांस की राजक्रांति का। चौथा है कि तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था और यही कारण था फ्रांस की राजक्रांति का शुरुआती होने का। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? तो फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबकों को क्रांति का फायदा मिला। कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ना पड़ा जो जनता के सामंती पर वसूलते थे, सामंती कर वसूलते थे। पादरी वर्ग को निराशा हुई, जिनकी चर्चों को बंद कर दिया गया। पादरी वर्ग द्वारा जो चर्च को बंद कर दिया गया था और चर्च के भवनों को कार्यालय में तब्दील कर दिया गया था, तो उनको नुकसान हुए। तीसरे स्टेज के लोग थे, उन्हें इस क्रांति से फायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? तो 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्न विरासतें छोड़ी थी। जैसे पहला हो गया स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। जो विरासत फ्रांसीसी क्रांति द्वारा छोड़ी गई थी उसमें से पहला था कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार, तो ये फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। दूसरा है कि विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी, उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली और सारे विश्व इस क्रांति से प्रेरणा लिया। अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुई और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। चौथा है कि इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। पांचवा है कि इस क्रांति से यानी फ्रांस की क्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों के रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुए। यानी विश्व में जितने भी लोग थे वे अपने जो थे निरंकुश शासक, फ्रांस के राजक्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत होते हुए देखा और इस प्रकार से उनके पूरे विश्व के लोगों में एक जागृति आई। एक विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुए, आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए इस तरह से। और ये थे 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का देन। तो उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। तो जीवन के अधिकार हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार, स्वतंत्रता, विधि सम्मत सम्मान और समानता और बंधुत्व, यानी जीवन जीने का अधिकार जो सबको चाहिए वो मिल गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सब व्यक्ति का सभी का अधिकार है, उसको स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार। कानूनी बराबरी का अधिकार, यानी सबके लिए कानून बराबर है। स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व, तो इस प्रकार से सभी को स्वतंत्रता मिले और समानता मिले, यानी समान काम के लिए समान वेतन जो होता है उस तरह का व्यवस्था हो। तो वह फ्रांसीसी क्रांति के बाद उस प्रकार का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेशों में नाना अंतर्विरोध थे? तो सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोध से घिरा हुआ था। पहला है कि मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं कि कानून केवल समाज के को हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार नहीं रखता है, बल्कि जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए भी कुछ भी नहीं था।
दूसरा है कि घोषणा में यह कहा गया है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी अभिव्यक्तित्व है, सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान है। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है और सभी नागरिकों का इसमें भाग लेने का अधिकार है, समान अधिकार है। जबकि उस समय जब फ्रांस की राजक्रांति से पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष के आयु के अंतर्गत थे, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। यानी जब राजशाही शासन चल रहा था फ्रांस में, तो उस समय महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था और जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी उसे भी, पुरुष या फिर महिला जो भी हो, उसे भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो फ्रांस की राजक्रांति के बाद ये सभी अधिकारें मिला। नेक्स्ट पॉइंट है कि अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था और संविधान अमीरों के लिए उपलब्ध है। यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले की जो तानाशाही व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में सभी लोगों को यानी सार्वभौमिक अधिकार का तो नाम ही नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों का ही अधिकार मिला हुआ था, सीमित लोगों का ही अधिकार मिला हुआ था और सीमित लोगों के लिए ही संविधान बनाया गया था। यानी अमीरों के लिए ही संविधान बना हुआ था उन्हीं के अनुसार। तो ये थे फ्रांसीसी क्रांति होने से बहुत लाभ भी हुआ। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में 1769 ईस्वी में सोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजाक्सियो में हुआ था और वह साधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शासन व्यवस्था स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ था? तो 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ था। लुई 16वां जब फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ तब उसकी उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र थी 20 साल। 20 साल की उम्र में ही लुई 16वां राजगद्दी संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां जबकि राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने का क्या कारण था? तो लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था तो उस समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने का प्रमुख कारण था लंबे समय तक युद्ध का चलना। बहुत लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण या आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वित्तीय संसाधन नष्ट हुई थी, तो यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे क्या है? इसे कब समाप्त कर दिया गया था? तो लिब्रे या फ्रांस की मुद्रा होती है। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा होती है जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया लिब्रे का। फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो 21 सितंबर 1792 ईस्वी में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही गई थी? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा गया था? तो ये थे कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेट में बांटा गया था, प्रथम स्टेट, दूसरा और तीसरा स्टेट। तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो तीसरे स्टेट के लोगों को फायदा हुआ था। फ्रांसीसी समाज में कौन से स्टेट के लोग यानी टैक्स अदा करते थे? इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? तो फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट के लोग से ही कर लिया जाता था और इस वर्ग में व्यवसायी वर्ग और किसान व मजदूर वर्ग के लोग आते थे तीसरे स्टेट में। टाइद और टाइल में क्या अंतर है? तो दोनों कर ही है जो फ्रांस में उस समय लिया जाता था। तो फ्रांस में धार्मिक कर को टाइड कहा जाता है, टाइद धार्मिक कर टाइद हुआ फ्रांस का, और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा जाता था। तो प्रत्यक्ष कर टाइल हो गया, धार्मिक कर टाइड हो गया। लुई 16वें के कर बढ़ाने का क्या कारण था? तो लुई 16वें कर बढ़ाने का निम्न कारण थे, जैसे जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसे लुई 16वां ने कर को बढ़ाया था। फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ, बहुत ज़्यादा कर्ज भी हो गया था फ्रांसीसी सरकार पर। जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा था तो उस समय कर्ज के बोझ से दबा हुआ था फ्रांस, तो ये भी कारण बना।
तीसरा है वित्तीय संसाधन में कमी, लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण वित्तीय संसाधन में कमी आ गई थी, तो ये भी एक कारण बना। बार बार युद्ध की मार और बार बार युद्ध से उनका कारण भी यह बना। तो ये थे कारण लुई सोलहवें के कर बढ़ाने का कारण। स्टेट जनरल क्या है, यह क्या कार्य करता था? तो स्टेट जनरल एक सरकारी संस्था थी और नए कर की मंजूरी के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी और यह नए प्रस्तावों का अनुमोदन का कार्य करता था स्टेट जनरल। सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? तो नेशनल असेंबली को सौंपा था। नेशनल असेंबली को 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार को सौंपा था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक थे कौन? तो रूसो। रूसो द्वारा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो। रूसो द्वारा लिखा गया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लुई सोलहवें की मृत्यु कैसे हुई? तो न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी और 21 जनवरी 1793 ईस्वी में उसको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया था लुई सोलहवें को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के इतिहास में किस समय को आतंक का युग कहा जाता है? तो फ्रांस के इतिहास में लुई सोलहवें का काल को आतंक का युग कहा जाता है। फ्रांस ने नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था? तो फ्रांस में मतदान का अधिकार तो उस समय थी जिसके पास संपत्ति था उसी को मतदान देने का अधिकार था। फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था, सभी लोगों को प्राप्त नहीं था। जैसे तीसरे स्टेट के जो लोग थे उनको तो प्राप्त भी नहीं था। तो लोग जो 2/3 कर चुकाते थे, यानी जो टैक्स देते थे, वही लोग का मतदान देने का अधिकार था। जो सक्रिय नागरिक थे उन्हें मतदान देने का अधिकार था और महिलाएं मतदान नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में सम्राट लुई सोलहवें के शासन में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस आधार पर बांटे गए थे? इसमें से किसको मतदान देने का अधिकार था? तो 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था और शेष सभी पुरुष तथा महिलाओं को के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई सोलहवें के फिर से कर लगाने की खबर की कौन सी व्यवस्था ने लोगों को गुस्से को और बढ़ा दिया? तो फिर से कर लगाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया था। इससे कुछ विशेष वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार दिए गए थे, यानी इस तरह का वहाँ खबर फैल गया था कि लुई सोलहवें द्वारा फिर से कर लगाया गया है। तो इससे चलते वहाँ के लोगों में आक्रोश बढ़ा और यही कारण बना भी था फ्रांस की राजक्रांति का। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचारों ने किस प्रकार आग में घी डालने का काम किया? उनके विचारों को किस प्रकार जन साधारण तक पहुंचाया जाता था? तो लुई सरकार के निरंकुश शासन और जर्जर हो चुकी भूखी जनता, महंगाई की मार, अमीर गरीब की चौड़ी खाई और असुरक्षा की भावना से फ्रांस में क्रांति की आग अभी सुलग ही रही थी कि विचारों ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों को उनके विचारों में अपना भविष्य नजर आया। उनके विचारों पर काफ़ी हाउस व सैलूनों की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों तथा अखबारों के माध्यम से उनके विचारों का व्यापक प्रचार हुआ और ये बना। इस कारण से व्यापक प्रचार के कारण ही जनसाधारण तक इस प्रकार से उनके विचारों को पहुंचाया गया और आग में घी डालने का काम किया। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में लुई सोलहवें का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई सोलहवां था। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? तो फ्रांस के क्रांति का प्रमुख कारण था लुई सरकार का निरंकुश शासन, मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण, दार्शनिकों के विचार जो लोगों के क्रांति के लिए प्रेरित किया गया, महंगाई, बेरोजगारी और बार बार युद्ध से फ्रांस की सरकार पर कर्ज का बोझ और कर में भारी वृद्धि, ये थे फ्रांस के राजक्रांति के प्रमुख कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1941 ईस्वी में फ्रांसीसी महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेंस क्या था? तो यह फ्रांस के सबसे मशहूर क्लब में से एक था।
मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन था, उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। लुई की मृत्यु के बाद जैकोबिन का शासन हुआ और रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों की इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे और जुलाई 1794 ईस्वी में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और फिर उसके अगले दिन उसे गिरफ्तार कर गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटीन एक प्रकार का मशीन था जिससे धड़ से सर को अलग कर दिया जाता था। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेंस क्लब की एक प्रमुख मांग क्या थी? तो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेंस क्लब की एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, यानी जिस प्रकार का राजनीतिक अधिकार पुरुषों को दिया गया था उसी प्रकार से महिलाओं को भी प्राप्त होनी चाहिए। इस तरह से यही कारण था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेंस क्लब की प्रमुख मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 में एक नए संविधान से फ्रांस की महिलाओं को किस बात से निराशा हुई थी? उन्होंने क्या मांगे रखी थी? तो महिलाओं को इस बात से निराशा हुई थी 1971 में कि 1971 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। उन्होंने निम्नलिखित मांगे रखी थी। निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था वहाँ के महिलाओं को और उन्होंने जो मांग रखी थी उसमें से मांग था पहला, महिलाओं को मताधिकार मिले, मत देने का अधिकार मिले महिला को भी और उन्हें असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों को भी मांग रखी गई थी महिलाओं द्वारा। क्रांतिकारी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कौन कौन से कानून लागू किए अथवा क्रांतिकारी सरकार द्वारा फ्रांस में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए लागू किए गए हैं किन्हीं 5 कानूनों का उल्लेख करिए। तो इसका आंसर है फर्स्ट में जो पहला कानून है, सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूल की शिक्षा अनिवार्य बना दिया जाए। ये महिलाओं के द्वारा मांगा गया था। पिता उनके मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। इस कानून में तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और इस कानून के अनुसार महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंक राज के दौरान महिलाओं पर कौन कौन से अत्याचार किए गए? तो आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया और कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार कौन कौन से थे? तो पहला था दास प्रथा का उन्मूलन जैसे सुधार प्रमुख थे। दूसरा महिलाओं के जीवन में सुधार और उनके शिक्षा और व्यवसाय कार्य में सुधार किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरी क्या है? तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के नए संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया। परिषद 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका की नियुक्ति किया जिसे डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस सरकार के स्वरूप में वे कौन से तीन मूल थे जो प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया? तो वे था पहला स्वतंत्रता, दूसरा विधि सम्मत समानता यानी सबको समान अधिकार मिले, बंधुत्व। फ्रांस सरकार के स्वरूप में 3 मूल थे जो प्रेरणा, आदर्श और फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में 1791 के संविधान के तहत किस प्रकार राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया? तो फ्रांस में 1791 के संविधान के तहत निम्नलिखित राजनीतिक पद्धति ने काम किया जिससे सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। अब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय विभिन्न शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं को दे दिया गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है मताधिकार के लिए 2 श्रेणियां निश्चित कर दी गई जिसमें सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक शामिल थे। तो सक्रिय नागरिक वोट द्वारा न्यायाधीश का चुनाव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो ने किस पुस्तक में एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का उल्लेख किया गया था? तो रूसो द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में, तो उसी में एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन 5 बिंदुओं पर कीजिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो महत्वपूर्ण 5 बिंदु है वो है, पहला है फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति दयनीय थी। दूसरा है, फ्रांस भारी कर्जे में डूबा हुआ था और उसमें वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे उस समय। तीसरा है, फ्रांस की जनता गरीबी के जाल में फंसी हुई थी। चौथा है, किसानों और गरीब जनता के बीच रोजी रोटी का संकट था। पांचवा है, फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था को बोलबाला था, जिसमें किसानों को अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था उस समय, फ्रांस के क्रांति के समय, और इसका बुर्बो राजवंश का शासक था लू शोलाहमा। फ्रांस में 1789 ईस्वी के क्रांति 1789 ईस्वी के क्रांति के प्रारंभ में दार्शनिकों का योगदान क्या था? 5 बिंदु क्या है इसका? तो दार्शनिकों ने अपने विचारों, अपने पुस्तकों के माध्यम से 1789 ईस्वी क्रांति बहुत बड़े योगदान दिए थे। जो पहला है, ट्रू ट्रिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। दूसरा है, रूसो ने जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तीसरा, अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में मॉन्टेक्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। मॉन्टेक्यू द्वारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात की गई थी। और चौथा है, दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउस ऑफ सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों या अखबारों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार हुआ करता था। पांचवा है, पुस्तकों एवं अखबारों के लोगों के बीच शोर से पढ़ा जाता था, ताकि अनपढ़ भी, जो नहीं पढ़े लिखे थे, वो भी सुन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं के द्वारा प्रारंभ की गई लोकप्रिय राजनीतिक क्लब का नाम बताइए। तो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेंस, फ्रांस के महिलाओं द्वारा इस क्लब को लोकप्रिय क्लब था, महिलाओं द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, द सोशल ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबिन क्लब के सदस्यों के द्वारा अपनाए गए परिधानों की शैली का वर्णन कीजिए। तो जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने समाज के फैशन वस्त्र वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलूने से खुद को अलग करने के लिए किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलूने की सतत समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस तरीकों को अपनाया गया था जैकोबिन क्लब के सदस्यों के द्वारा। तो ये थे इस फ्रांसीसी क्रांति के चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसको हमने अभी देखा। तो वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।